हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VS अड्डा पे स्वागत है। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए आज का करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदिर तक पहुंचना मन का विषय होता है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना वो भी मन का विषय होता है। ये पूर्णतः गलत है, ऐसा हम बोलते आए। लेकिन ये कहते हैं कि मंदिर जो भी अगर आप जाते हो, जो शरीर लेके जाते हो, तो एक्चुअल में शरीर लेके जाते हो, भगवान से जुड़ते हो, आपका तन से नहीं मन से जुड़ते हो। किससे जुड़ते हो? मन से जुड़ते हो। तो मंदिर में पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर से जुड़ना मन का विषय है। तो हर जगह तन मत लेके आना कि मंदिर जा रहे हैं तो तन लेके जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे तन लेके। एक्चुअल में मन का मिलन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो बेटा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है बेटा? अयोध्या धाम कर दिया गया है। इसके बारे में हम एक एक चीज करके देखेंगे। क्या कर दिया सर? अयोध्या धाम। ये क्या है सर? तो देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, नया नाम बदल के क्या कर दिया गया सर? अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। और बता दूं कि 30 दिसंबर को बहुत अच्छे से इसको सजाया जाएगा। हमारे PM नरेंद्र मोदी इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन का हुआ, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। सिर्फ अयोध्या रेलवे स्टेशन नहीं, अयोध्या एयरपोर्ट भी बना। आपको बता दूं कि ट्रेन के साथ साथ हवाई जहाज की भी सुविधा वहां पे दी गई है। तो अयोध्या धाम और अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या एयरपोर्ट दोनों का जो आपका उद्घाटन होगा वो कल होगा, यानी कि 30 दिसंबर को होगा। कौन करेंगे सर? तो आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, UGC अपर ग्रांट कमीशन ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है? द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC हैज issued a notification to abolish this degree। और कौन सा डिग्री है जिसको कि UGC क्या बोला है सर कि हम इसको खत्म कर देंगे? तो सर वो है आपका MPhil का। किसका सर? MPhil का, मास्टर इन फिलोसफी। जो MPhil होता है उसका क्या बोला है सर? इसको कैंसिल करने बोला। क्यों ऐसा बोला है सर? इसका कारण देखिए क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों को चेतावनी दी है। क्या दी है सर? वार्न किया। UGC ने सारे स्टूडेंट, या फिर इस माध्यम से मैं बता दूं कि VS अड्डा के माध्यम से आप जान लो कि जो भी बच्चे MPhil कर रहे हैं उनको, उनके लिए अभी UGC के द्वारा एक चेतावनी जारी किया गया है। वो चेतावनी क्या है बेटा? वो देखो, ये MPhil की डिग्री के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला ना ले। तो चेतावनी दिया कि जो MPhil जो करने जा रहे हैं वो कोई भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले। क्यों नहीं ले सर? इसका कारण बताते हैं। क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा, 2022 में नए कानून के प्रकाशन से पहले, जो 2022 में जो नया कानून आया था उससे पहले प्रदान की गई MPhil डिग्रियां मान्य होगी। मतलब कहने का मतलब होगा कि जो भी आज से, देखो, जो 2022 में शिक्षा प्रणाली आया था नया वाला, उसके पहले जितने लोग भी MPhil का डिग्री ले लिए हैं उनका डिग्री क्या रहेगा सर? वैलिड रहेगा। बट 2022 के बाद जो भी बच्चे अभी डिग्री ले रहे हैं MPhil की, या फिर कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो मैं बोलता हूं थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। पहले UGC का जो नोटिफिकेशन आने वाला वो देख लो। पहले UGC वालों से ना हो तो बात कर लो, सर मेरे को MPhil करना है, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगा, तो मुझे क्या करना? व्हाट आई हैव टू डू? जस्ट आस्क टू UGC। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आप पूछो एक बार। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं सर? तो सर वो आपके बने हैं, कौन बने हैं सर? तो आपके बने हैं आपके राजन, एस राजन। कौन बने हैं सर? CS राजन। कौन बने हैं सर? CS राजन अभी कोटक महिंद्रा के नए क्या बन गए हैं सर? अध्यक्ष बन गए, चेयरमैन बन गए। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में सर। तो RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक, मतलब कुछ एक समय के लिए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी कि CS राजन अभी कुछ दिनों के लिए, अंशकालीन पीरियड के लिए, ये क्या है सर? अभी अध्यक्ष बने हैं। किसका सर? कोटक महिंद्रा का। ठीक है, उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्ष तक चलेगा। यानी 1 जनवरी से शुरू होगा और 2 साल तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा सर? ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अंशकालिक अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट में जो कोटक महिंद्रा के जो अध्यक्ष हैं कौन है सर? आपका
प्रकाश आप्टे साहब है, इनका क्या है सर 31 दिसंबर 2023 को इनका टेनर क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। और 1 जनवरी 2024 से आपका CS राजन कोटक महिंद्रा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि विजयकांत का निधन हो गया, वो कौन थे? जो विजयकांत जिनका जो निधन हो गया है वो कौन थे सर? तो कोई और नहीं बल्कि एक क्या थे सर, फिल्म निर्देशक नहीं थे सर, नेता थे। वो क्या थे सर? नेता थे। इनके बारे में देखते हैं सर कि तमिलनाडु की राजनीतिक दल DMDK पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया। तो DMDK जो है ये वाला, ये आपका इसका जो अध्यक्ष थे कैप्टन विजयकांत, इनका क्या हो गया सर, निधन हो गया। ये DMDK के पार्टी के प्रमुख थे और विजयकांत का पूरा नाम नारायण विजयराज अलगास स्वामी था। ठीक है, यह 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। मतलब 2011 से लेकर 16 तक ये क्या थे, इनका सत्ता में नहीं थे। ठीक है, सरकार किसी और की थी लेकिन ये अपोजिशन में ये बैठते थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल सर कि भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? जैसे हर बार हम खरीदते थे कच्चा तेल तो डॉलर में, दिनार में ऐसे करके पे कर देते, बट इस बार ऐसा हुआ है कि हम जो खरीदे हैं, आपका क्या खरीदे हैं सर, कच्चा जो तेल खरीदे हैं उसको हम रुपये से खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं सर? तो इंडियन करेंसी में खरीदे हैं। हर बार हम अमेरिकन डॉलर में लेते थे या तो रियाल में लेते थे या उन लोग का जो बोलता था उससे हम देते थे, लेकिन इस बार सर हम जो पेमेंट किए हैं तो हमारा का जो वे ऑफ पेमेंट है, ठीक है, वो आपका क्या है सर, इंडियन करेंसी में हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ किया गया है? तो सर वो किया गया है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ तथ्य सर। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में अपना पहला भुगतान किया। ठीक है, दूसरा वैश्विक स्तर क्यों किया है सर? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चाहता तो डॉलर में कर सकता था, रियाल में कर सकता था, कुछ अदर करेंसी में कर सकता था। व्हाई इंडियन गवर्नमेंट हैज पेड ओनली इंडियन करेंसी? इज देयर एनी रीजन? क्या कोई कारण है? यस सर, बिल्कुल कारण है। क्या कारण है सर? तो वो देखिए कि वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु भारत की ओर से यह एक कदम उठाया गया। जो भारतीय मुद्रा है वो क्या है सर, वर्ल्ड में क्या हो सर, इसका भी एक वैल्यू बढ़े। ठीक है, उसका भी क्या हो सर, वैल्यू बढ़े, उसका डिमांड बढ़े। और भारत अपनी तेल आवश्यक का 85% से अधिक आयात करता है। जो भारत में जो इंडियन जो देखते हैं, जितना भी जो पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट है, जितना जो देख रहे हैं, ये सारा सर 85%, कितना सर, 85%, 85% इंडिया क्या करती है सर, ये जो कच्चा तेल है सब इसको क्या करती है, इंपोर्ट करती है, आयात करती है। ठीक है, क्या करती है सर, इंपोर्ट करती है। चलो अगला देखते हैं सर, क्या है कि भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा देश है कि भारत बोला है कि जहां पे हम भारत के किस देश का ऑकलैंड शहर में, अब सबसे पहले इसमें कुछ नहीं, पहले तो यही चीज पता लगा कि ऑकलैंड शहर है कहां किस शहर में बोल रहा है कि महावाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी दी है, तो हम बाद में देखेंगे। पहले ऑलरेडी देखो रेफरेंस दे दिया ऑकलैंड, तो बेटा ऑकलैंड है कहां? तो सर वो ऑकलैंड कहीं और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में। कहां पे है सर वो? न्यूजीलैंड में। तो अपना जो भारत महावाणिज्य दूतावास खोलने का जो बोला है कि हम ऑकलैंड में खोलेंगे, वो कहां पे है सर? तो आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ तथ्य देख लेते हैं कि सर भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद भी ऑकलैंड में स्थित है। जो भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद है वो भी कहां पे स्थित है सर? तो ऑकलैंड में स्थित है। और भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड के येलिंगटन में स्थित है। भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड के कहां पे स्थित है सर? तो ये एलिंगटन में स्थित है। एलिंगटन स्विट्जरलैंड में एक जगह, वहां पे क्या है सर, ये स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया? कॉलर बात करिएगा, शॉर्ट्स वाला कॉलर।
तो बेटा अभी जो हाल फिलहाल में जो आप देखे होंगे कि एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको कि क्या कर दिया है सर, एक टेररिस्ट कम्युनिटी घोषित कर दिया, उसको बैन कर दिया। कौन सा है सर? तो वो है सर आपका मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। कौन सा है सर आपका? मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। इससे रिलेटेड तथ्य क्या है जो भी देख लेते हैं सर। तो गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मतलब कि मसरत आलम गुट को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। इसको क्या किया सर? एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्यों किया है सर, और इसके पीछे क्या कोई आर्टिकल होता है? जैसे अगर आप किसी भी संगठन को क्या करते हैं, बैन करते हैं या किसी को गलत घोषित करते हैं तो कुछ तो होता होगा सर उसके लिए। तो है सर, बिल्कुल। क्या है सर? तो ये देखिए, संगठन को यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के साल के लिए गैर कानूनी घोषित तहत 5 किया गया। मतलब कहने का मतलब 5 साल के लिए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया गया। ठीक है, और घोषित किसने किया? तो ये देखिए सर, गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। आखिर मुस्लिम लीग जेएनके को बैन क्यों किया गया है? तो सर ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पे क्या है सर, तो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी यूनियन हो, अगर वो देश के हित के लिए ना करके देश के विरोध में करता है या फिर उसके वजह से कोई अगर अलगाववादी अगर पैदा हो रहा है, अलगाववादी एक ऐसा चीज है, बता दे रहा हूं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अलगाववादी एंड क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी होता है वो देश के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, और जो अलगाववादी होता है वो खुद के लिए और खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीता मरता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रांतिकारी एंड अलगाववादी। क्रांतिकारी का जब नाम लिया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, न जाने कितने लोग हैं, लेकिन अगर अलगाववादी का नाम आता है तो सोच लो कौन कौन हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये था। चलो अगला सवाल देखते हैं सर, कि वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साथ साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है? किसको आगे बढ़ाया है सर? तो सर वो बढ़ाया है सर आपका आईसीसी। आईसीसी के साथ। किसके साथ? आईसीसी के साथ। तो कोका कोला ने क्या किया सर? तो 8 साल के लिए किसके साथ? आईसीसी के साथ क्या किया सर? पार्टनरशिप किया। क्या है तो इसके बारे में देखते हैं सर। तो कोका कोला ने आईसीसी को एक साथ अपनी साझेदारी को 8 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मतलब कि ये अपना एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके साथ, कोका कोला का आईसीसी के साथ। ठीक है, और बता दूं कि आईसीसी का मतलब क्या होता है सर? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और कोका कोला 2031 के अंत तक तीनों प्रारूपीय साझेदार में रूप में काम कर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आईसीसी ने कहा है कि ठीक है सर, आपको T20, वनडे, टेस्ट सीरीज तीनों में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोका कोला वाले को बोला गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। सॉरी, अगला सवाल देखते हैं सर, कि भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा? मतलब बोल रहा है कि भारत अगले 5 साल में निर्यात, आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है बेटा इंपोर्ट, मतलब कि दूसरे देश से अगर कोई सामान हमारे देश में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। इसको आयात बोलते। आयात मतलब कि आओ, आयात मतलब आओ, आयात लिखते हैं ना, देखो आयात, आयात लिखो, इसको तोड़ दो, आ प्लस यात मतलब आओ। ठीक है, तो आयात, तो आयात क्या होता है? मतलब दूसरे देश से अगर हम सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, और अपने देश में बना हुआ सामान को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा निर्यात। क्या बोलते हैं उसको? निर्यात। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है जब हम दूसरे देश से सामान को अपने यहां लाते हैं, एक्सपोर्ट होता है जब अपने यहां से दूसरे यहां भेजते हैं। तो अभी जो सवाल है बेटा, कि भारत बोल रहा है कि 5 वर्षों में जो केला का जो उत्पादन होगा, उसका जो निर्यात होगा, जो एक्सपोर्ट होगा, वो कितना रखा है सर? लक्ष्य कितना रखा है? तो सर वो $1 बिलियन रखा है कि $1 बिलियन के हम केला क्या करेंगे सर? बेच देंगे। भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि हम $1 बिलियन का केला हम इंडिया से क्या करेंगे सर? बाहर बेचेंगे। यही इसका लक्ष्य है सर। इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं सर, क्या है सर? तो भारत ने अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन मूल्य के ताजा केलों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, चलो भारत ने पिछले महीने में समुद्री मार्ग से
नीदरलैंड को ताजा केले की एक परीक्षण खेप का निर्यात का किया है। मतलब न्यूजीलैंड ने भेजा था कि आप इसको चेक करो। भारत न्यूजीलैंड एक समुद्र के माध्यम से भेजा था, भाई जो हम ताजा ताजा केला भेज रहे हैं क्या आपके लिए सुटेबल है, क्या आपके लिए सही है, पहले चेक करो। बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले हम डेमो के लिए इससे भेज दिए थे, अभी वो हमें क्या करेंगे सर, वो बताएंगे। ठीक है। और वर्तमान में भारत से अधिकांश फलों का निर्यात हवाई मार्ग से हो रहा है। आपको बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल में जितना जो फल का जो निर्यात हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो किससे जा रहा है सर, तो बाई एयर जा रहा है। बाई सी नहीं जा रहा है, बाई ट्रेन नहीं जा रहा, बाई एयर जा रहा है सर वो। ठीक है। चलो, और आज का बेटा ये आखिरी सवाल देखते हैं क्या है सर। तो किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 11 को लॉन्च किया है? फतह 11 देख रहे हो, फतह 11, फतह 11 किसके द्वारा लॉन्च किया है सर, तो कोई और नहीं बल्कि वो है सर आपका पाकिस्तान। किसने किया है सर, ये पाकिस्तान वालों ने लॉन्च किया। क्या है सर इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर पाकिस्तान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 11 लॉन्च किया गया। मतलब कि पाकिस्तान वालों ने स्वदेशी, ठीक है, जो मतलब कि बोले तो खुद से बनाया है पाकिस्तान वालों ने। किसने बनाया है सर, तो खुद से पाकिस्तान वालों ने फतह 11 बनाया है सर अपने ही देश में। ठीक है। और यह क्या है सर, तो यह 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मतलब इसका जो रेंज है सर, फतह 11 का जो रेंज है वो कितना है सर, तो 400 किलोमीटर तक ये मिसाइल को दाग सकता है। ठीक है। और अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। अभी जो देखे होंगे कि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान वालों ने एक सफल परीक्षण किया था। किसका किया था, तो सर वो था गौरी हथियार का। किसका था सर, गौरी हथियार का। तो ये था बेटा आज का पूरा करंट अफेयर आपका 29 दिसंबर का। तो अगर आप इससे रिलेटेड, हाँ एक चीज और बात बताना भूल गया था कि बच्चे अभी क्या है कि आपका टॉप 500 वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन VSR अड्डा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप जाओ, प्ले लिस्ट में सारा आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।